कल के वीडियो में आपने शीर्षक लेखन के बारे में पढ़ा। शीर्षक कैसे लिखते हैं, उसके नियम कानून, क्यों लिखते हैं, उपयोगिता क्या है शीर्षक की, ये सब आपने देखा। नहीं देखा है तो वीडियो कल वाला देख लीजिएगा। आज हम सारांश लेखन के बारे में पढ़ेंगे। सारांश लेखन महत्वपूर्ण है, पूरे नंबर ले जाएंगे आप अगर अच्छे से लिख दिए तो। एक एक नंबर का मैंने बताया कि महत्व है, इसलिए मैं सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ। और इसका महत्व आपके पूरे कन्वेंशनल पेपर में पड़ता है, क्योंकि जो एग्जामिनर जांचता है, अगर शुरुआती ये प्रश्न आपके, जो कि पहला प्रश्न होता है, और पहले प्रश्न का प्रभाव उस पर बहुत पड़ता है, समझ में आ जाएगा कि आप किस तरह के छात्र हैं। ठीक है, तो नियम कानून पढ़े लिखे हैं कि नहीं हैं वो यहीं से पता चल जाता है। तो सारांश को पढ़ने से पहले आप सारांश और संक्षेपण में अंतर समझिएगा, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि अक्सर लोग सारांश के स्थान पे संक्षेपण लिखते हैं। उसका कारण क्या है? आप इंग्लिश में प्रीसिज राइटिंग पूछता है, जिस्ट नहीं पूछता कभी। तो संक्षेपण या प्रीसिज राइटिंग एक ही चीज होती है। संक्षेपण में क्या किया जाता है? मुख्य बातों को ही लिखा जाता है, व्यर्थ बातों को हटा दिया जाता है। क्या कहा किया जाता है? मुख्य बातों को लिखा जाता है, व्यर्थ बातों को हटा दिया जाता है। ये पूरी तरह से काट छांट की प्रक्रिया होती है। एक वृक्ष है, उसके सूखे पत्ते और सूखी टहनियां, उसको छांट दिया, वृक्ष को नया बना दिया ताकि इसका सही से विकास हो सके। ठीक यही काम संक्षेपण में किया जाता है, 1/3 बनाया जाता है। लेकिन ध्यान रहे कि वृक्ष छांटते समय कोई नई टहनी न कट जाए, इससे वृक्ष को पीड़ा होगी, विकास भी अवरुद्ध हो सकता है। तो इसलिए ठीक यही बात यहाँ पर संक्षेपण में लागू होगी। काट छांट तो होगी, लेकिन मुख्य बात कोई भी नहीं छूटेगी इससे। पेड़ को छांटते समय आप जड़ से उसको उखाड़ नहीं दोगे, है ना? तो मुख्य बात कोई भी छूटेगी नहीं, ये ध्यान रखना है। काट छांट तो होगी, लेकिन मुख्य बातें बरकरार रहेंगी। अक्सर होता क्या है, सारांश और संक्षेपण दोनों में समझिएगा, गद्यांश या कोई भी कहानी में एक ही बात को समझाने के लिए बार बार कुछ उदाहरण दे दिए जाते हैं, कुछ कविताओं के अंश, ठीक, कोई कोटेशन हो गई, कोई मुहावरे हो गए, लोकोक्तियां हो गई, इन सब का प्रयोग किया जाता है, बार बार प्रयोग किया जाता है ताकि वो चीज़ आपको समझ में आए। तो जब आप संक्षेपण लिखते हैं तो उन सारी बातों को निकाल देते हैं, उसकी कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है। संक्षेपण करते समय आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का भी प्रयोग कर सकते हो छोटा बनाने के लिए, ठीक। लेकिन जो बातें हैं गद्यांश की ही बातों को आप यहाँ पर रखते हो। यहाँ पर अपनी तरफ से आपको कुछ अन्यथा जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है ज़्यादा। तो गद्यांश में क्या करोगे? मुख्य बातों को हटाओगे, मुख्य बातों को लिखोगे, व्यर्थ बातों को हटा दोगे, और इस तरह से काट छांट करके इसको 1/3 बना दोगे, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका संक्षेपण। सारांश में ऐसा नहीं करना है। सारांश में आपको यहां पर समझने की प्रक्रिया का ज्यादा प्रयोग करना है। बार बार गद्यांश को पढ़ना है, उसमें क्या बात निकल कर आ रही है, आपको जो समझ में आ रही है ना गद्यांश को पढ़ने के बाद बात, उसको अलग कहीं रफ में लिख लीजिए। 2 3 4 बातें आती हैं मुख्यतः। इन 3 4 5 बातों को कुछ अन्य उससे जुड़ी हुई ऐसी बात जो आपकी समझ में आ रही है, इनको, इन चारों बातों को जोड़ने के लिए, क्योंकि 4 बातें, जब 3 बातें 4 बातें निकल कर आई तो आपके मन मस्तिष्क में आएगा ना इनको जोड़े कैसे। तो जोड़ने के लिए कुछ और बातें इनसे रिलेटेड होंगी जो गद्यांश में नहीं होगी, क्योंकि आपको इनको जोड़ना है छांटने के बाद। तो फिर वो अपने से आप ऐड कर दोगे, ऐड करके यहाँ कही हुई बात को यहाँ आप समझा दोगे। ये भी 1/3 रहेगा या 1/3 से कम हो सकता है। सारांश संक्षेपण से भी छोटा हो सकता है, 1/3 से छोटा हो सकता है। अमूमन 1/3 ही लिखा जाता है इसको भी। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, 1/3 ये भी रहेगा। लेकिन यहाँ 1/3 की जो प्रक्रिया है इसका पालन कठोरता से किया जाता है। यहाँ ये प्रक्रिया जटिल नहीं है, यहाँ पे लचीली है। 1/3 से छोटा भी हो सकता है ये। ओके, सारांश। तो यहाँ पर मूल बातों को, जो गद्यावतरण में मूल बातें दी गई हैं, उनको अलग से छांट लिया और उनको अपने शब्दों में लिख लिया,
यही है सारांश, यही है जिस्ट। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब हम आपको नियम बताते हैं सारांश लिखने का। सारांश लिखने के मुख्यतः 3 नियम प्रयोग करिएगा आप। पहली बात तो गद्यांश में प्रयुक्त जो उदाहरण है, कविता, मुहावरे, लोकोक्ति, कहावतें, इनको हटा दीजिए, जैसा कि संक्षेपण में करते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग कर सकते हैं बनाने के लिए शब्द को, वाक्य को छोटा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सारांश में कही हुई कोई बात जस का तस हमको मिल जा रही है मूल बात के रूप में, तो उसी बात में जो चीज़ें हैं उसको आप छोटा कर सकते हो, पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग कर सकते हो समझाने के लिए। तो अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में लिखना है तो कुछ ना कुछ इस तरह से परिवर्तन आप वाक्य में कर दोगे या फिर शब्द में कर दोगे, तो इससे क्या होगा, नयापन आ जाएगा पूरी तरीके से और छोटा भी हो जाएगा। तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। एक विचार संक्षेप में एक ही बार लिखिए। एक विचार जो है, 3-4 मूल बातें आपने जो पढ़ी हैं, उन मूल बातों को एक बार ही, तो एक ही विचार एक ही बार आना चाहिए, बार बार नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया आपके। अब हम प्रैक्टिस पे आएंगे तो और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। कोई चीज़ अगर क्लियर नहीं होगी तो यहाँ से आप नियम देखोगे, सारांश क्या होता है, संक्षेपण क्या होता है, दोनों में अंतर होता है। आपको सारांश लिखना है, संक्षेपण नहीं लिखना है, थोड़ा सा अंतर होता है। इस अंतर को आप माइंड में रखिएगा तो आराम से कर ले जाएंगे। ठीक है, अब कैसे लिखेंगे, एक तरीका मैं आपको बता रहा हूं लिखने का। इसी तरीके से आप लोग परीक्षा में लिखोगे। जैसे ये प्रश्न आया था, प्रस्तुत अवतरण का सारांश लिखिए। शीर्षक पहले में लिख दिया, पहले प्रश्न का उत्तर दे दिया, ये शीर्षक है। फिर सारांश जब लिखेंगे तो सारांश लिखने के पहले भी आप शीर्षक को लिखेंगे। जैसे कहानी कोई होती है तो पहले कहानी का नाम लिखा जाता है ना, तो इस प्रश्न के ख वाले उत्तर कहने, उत्तर ख इस तरह से लिखते होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आप क्या करोगे, शीर्षक लिखोगे। जो भी साहित्य और जीवन आपने शीर्षक चुना था, तो यहाँ पर शीर्षक लिखोगे और उस हेडिंग के नीचे सारांश लिखोगे। ठीक है, तो सारांश समझ का विषय है। तो सबसे पहले समझने के लिए गद्यांश को 1-2 बार पढ़ेंगे, जैसे शीर्षक के लिए पढ़ा था। ध्यान रखिएगा, शीर्षक जब चुनोगे आप तो उसके पहले गद्यांश पढ़ोगे, उसी समय मूल मूल बातों को आप लिख लोगे, ठीक, ताकि आपका शीर्षक भी मिल जाए और आपका सारांश भी मिल जाए वहीं से। तो साहित्य का एक बार पढ़िए। साहित्य का आधार जीवन है, इसी नींव पर साहित्य की दीवार खड़ी होती है। उसकी अटारियां, मीनार और गुंबद बनते हैं, लेकिन बुनियाद मिट्टी के नीचे दबी पड़ी है। अब ये देखिए, यहाँ पर इसी बात को समझाने के लिए इस वाक्य का प्रयोग किया गया है। इसी बात को समझाने के, मैंने कहा ना, किसी गद्यांश में किसी बात को समझाने के लिए, बार बार दोहराने के लिए, उदाहरण समझाने के लिए अन्य वाक्य का प्रयोग किया जाता है। जो निरर्थक होता है इसको निकाल देना है, छांट देना है। तो उसे देखने को भी जी नहीं चाहेगा। जीवन परमात्मा की सृष्टि है, इसलिए अनंत है, अबोध है, अगम्य है। साहित्य मनुष्य की सृष्टि है, इसलिए सुबोध है, सुगम है और मर्यादाओं से परिमित है। जीवन परमात्मा को अपने कामों का जवाबदेह है या नहीं हमें मालूम नहीं, लेकिन साहित्य तो मनुष्य के सामने जवाबदेह है। इसके लिए कानून है जिससे वह इधर उधर नहीं हो सकता। अब यहाँ पे जवाबदेह है ये लिखना पर्याप्त था, लेकिन इसको समझाने के लिए इसके लिए कानून है जिससे वह इधर उधर नहीं हो सकता। इस वाक्य का प्रयोग किया गया है। जीवन का उद्देश्य ही आनंद है। मनुष्य जीवन पर्यंत आनंद की खोज में लगा रहता है। किसी को वह रत्न द्रव्य में मिलता है, किसी को भरे पूरे परिवार में, किसी को लंबे चौड़े भवन में, किसी को ऐश्वर्य में। अब ये बातें जो कही गई हैं वो इस बात को समझाने के लिए कही गई हैं कि मनुष्य जीवन पर्यंत आनंद की खोज में लगा रहता है। तो विभिन्न प्रकार के आनंद हैं, उन आनंदों में से कुछ आनंदों को यहाँ दिखा दिया गया है कि आप इस वाक्य को समझो। लेकिन साहित्य का आनंद इस आनंद से ऊंचा है, इससे पवित्र है, उसका आधार सुंदर और सत्य से मिलता है। अब यहाँ पे क्या दर्शाया गया है कि साहित्य जो है
जीवन से उत्तम, साहित्य का जो आनंद है वो जीवन के आनंद से उत्तम है। ठीक, तो ये एक मूल बात हो गई। तो 3-4 मूल बातें जो निकल कर आई ना, इनको नहीं लिख दीजिए आप पहले ही, और उसके बाद फिर उनको जोड़ लीजिए अपनी बातों से। उसी क्यों, जब 4 बातें आपने निकाल ली इससे, तो वही मूल बातें हो गई। इसका अर्थ है कि सारांश लिखते समय अब कोई मूल बात आपसे छूटेगी नहीं। अब इन 4 बातों को जोड़ लीजिए, हो गया आपका सारांश। इतना ही आसान है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं किस तरह से सारांश लिखा जाता है। अब देखिए, जैसे यह सारांश का उत्तर आपने लिखा, तो यहाँ साहित्य और जीवन सबसे पहले लिख लिया आपने। ठीक है, थोड़ा ऊपर लिखिएगा, यहाँ पर मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, जीवन रूपी आधार पर साहित्य खड़ा है। जीवन ईश्वर की, अब गद्यांश पढ़िएगा पॉज करके या बैक करके, उसके बाद ये आप पढ़िएगा, आपको देखिए कि किस तरह से काट छांट हुई है या फिर समझ कर लिखा गया है, मूल बातों को लिखा गया है, किस तरह से लिखा गया है। जो बातें मैंने अभी शुरुआत में आपको बताई, सारांश और संक्षेपण में अंतर, वो आपको यहाँ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। मूल बातें सारी यहाँ पर आ जा रही कि नहीं आ जा रही हैं, ये आपको देखना है। तो जीवन रूपी आधार पर साहित्य खड़ा है। जीवन ईश्वर की कृति है, जबकि साहित्य मनुष्य की। यह तो ज्ञात नहीं कि जीवन अपने कार्यों के लिए ईश्वर को जवाबदेह है या नहीं, किंतु साहित्य तो मनुष्य के प्रति जवाबदेह है। तीसरी प्रमुख बात यह थी, जीवन का उद्देश्य आनंद है, जिसकी कई रूपों में प्राप्ति है तो मनुष्य लगा रहता है। उन रूपों को लिखने की जरूरत नहीं यहाँ पर, किंतु साहित्य का आनंद इससे उत्तम है। ये चौथी मूल बात थी, जो सत्य व सुंदरता पर टिका है, और इसे प्राप्त करना ही साहित्य का उद्देश्य है। सारी मूल बातें आ गई और अपनी भाषा में आपने लिख दिया, यही आपका सारांश हो गया। तो आपको समझ में आया कि नहीं, आप कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा। बाकी प्रैक्टिस इतना करा देंगे कि सारांश लिखने के आप आदी हो जाओगे। ठीक है, सारांश ही लिखना आप पसंद करोगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगले हम वीडियो में ये वाला जो भाग है आपका, रेखांकित अंशों की व्याख्या, इसके भी नियमों को जानना आवश्यक है। नियम नहीं जानेंगे तो फिर प्रैक्टिस करने का कोई मतलब नहीं। प्रैक्टिस करने के पहले नियम जानना आवश्यक है। तो हम अगले वीडियो में रेखांकित अंशों की व्याख्या कैसे करें, कैसे बड़ा करें, कितना बड़ा करें, किस तरह के शब्दों वाक्यों का प्रयोग करें, क्या क्या लिख सकते हैं, ये हम देखेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद।